मतलब प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम अशोक कुमार चाचिया है। मैं सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान के पद पर राजकीय LBS महाविद्यालय कोटपुतली में कार्यरत हूँ। मैं आपको भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह से शुरू हुआ। देखिए बच्चों, जब असंतोष व अपमान जब लंबे समय तक उपेक्षित रहता है, अर्थात उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। अर्थात जब अपमान हो रहा हो अपने देशवासियों का या उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, तो एक प्रकार से विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। भारतीय राष्ट्रवाद भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय व स्वतंत्रता संग्राम होने के लिए कई महत्वपूर्ण कारण तथा प्रवृत्तियाँ उत्तरदायी थीं। उस समय इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की समृद्धि तथा संपन्नता से प्रभावित होकर यहाँ व्यापार करने आई थी। इसके साथ साथ ही डच ग्रीन के निवासी भी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन उन सबको मात देते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हो गई और वह भारत से व्यापार करने के लिए यहाँ आ गई। 31 दिसंबर 16 को रानी एलिजाबेथ ने अंग्रेज़ व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया। इससे उनको भारत से व्यापार करने की किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती थी। इसने सबसे पहले तो आर्थिक क्षेत्र पर कब्जा किया तथा बाद में राजनीतिक क्षेत्र में भी जोर आजमाइश की और उसे इस कार्य में सफलता भी मिली। धीरे धीरे उसने भारत के राजनीतिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इस तरह से देखते हैं कि 1850 तक लगभग उसने देश के बहुत बड़े भाग पर कंपनी का शासन स्थापित हो गया था। उसी दौरान कंपनी भारतीयों के साथ बहुत अत्याचारपूर्ण व्यवहार करती थी। भारत का जो सामान था, सोना चांदी वगैरह, वो ले जाकर इंग्लैंड में ले जाती थी। इस तरह से भारतीयों के साथ उनको तो ये था कि भाई अपने को तो धन कमाना है, चाहे किसी भी तरीके से कमाए। तो इसी सब चीज़ों को लेके हुए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया कि भारतीयों के धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर क्षेत्र में वो हस्तक्षेप करने लगे। ठीक उसी समय 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आया और कंपनी के शासन की समाप्ति हुई। कंपनी ने लगभग भारत में 100 वर्षों तक शासन किया, अर्थात राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और सैनिक क्षेत्र में ऐसी प्रवृत्तियों का उदय हुआ जिससे भारतीय जनता को कंपनी के शासन का प्रबल विरोधी बना दिया। ये कुछ ऐसी ही घटनाएं थी। उसी समय लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी आए, उन्होंने भारत के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उनकी थी हड़प नीति, उसने उसको कठोरतापूर्वक भारत में लागू किया। यानी हड़प नीति ये थी कि कोई भी राज्य उसको कमज़ोर दिखाई देता था, उस राज्य को वह छीनकर अपनी कंपनी में शासन में मिला लेता था। तो धीरे धीरे कंपनी के डलहौजी की इन घटनाओं को, इन हड़प नीति की भारत में घोर कठोर आलोचना की गई और उसको वहाँ से हटाने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। इसी तरह लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय देशी रियासतों के साथ दुर्व्यवहार करके वहाँ के जो राजा थे उनको भी प्रताड़ित करने की कोशिश की, उनको भी अपने राज्य में मिलाने की कोशिश कर ली, जिससे अंग्रेज़ और जो देशी रियासत के राजा थे उनके बीच भी गहरा मनमुटाव पैदा हो गया। अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों के धार्मिक, सामाजिक जीवन में भी हस्तक्षेप किया गया। उनको भारतीयों को न केवल ईसाई बनाने की कोशिश की जाने लगी, बल्कि उनके धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप किया गया। जैसे उस समय एक गोली थी जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगाकर उसको पेश किया गया था।
क्योंकि उस गोली को तोड़ने के लिए अर्थात उसके मुंह को हटाने के लिए, उसको चिकना करने के लिए उसको मुंह से हटाना पड़ता था, जिससे वह चिकनी हो जाती थी। इससे भारतीयों ने यह समझा कि ये तो तुम्हारे धार्मिक क्षेत्र को भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो इसी तरह से और भी बहुत सारे अत्याचार वगैरह इसमें भारतीयों के ऊपर किए जाने लगे। तो उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि को जन्म दिया। उसका प्रसार बहुत तेज़ी से हुआ। हालांकि यह आंदोलन ज़्यादा सफल नहीं हुआ, क्योंकि उस समय न तो आधुनिक शस्त्र सामग्री थी और न ही क्रांतिकारियों की सेना में एकजुटता का बोलबाला था, अर्थात एकजुटता का भी अभाव था, तथा कई भारतीय शासकों तथा वर्गों में असंतोष तथा विरोध भी व्याप्त था, जिसके कारण 1857 का स्वतंत्रता संग्राम ज़्यादा सफल नहीं हो सका। लेकिन फिर भी हम उसको पूर्णतः असफल नहीं कह सकते, क्योंकि इस आंदोलन के बाद अंग्रेज़ों का ध्यान भारत की समस्याओं की तरफ जाने लगा और उनको पूरा करने की कोशिश की गई। भारत में उसी समय भारत में श्रेष्ठतम शासन स्थापित करने के लिए सत्ता हस्तांतरण का एक विधेयक एक प्रकार से लाया गया। इस कानून के तहत उन्होंने भारत में श्रेष्ठ शासन की स्थापना करने की कोशिश की गई। अर्थात ये हुआ कि 1857 के इस विद्रोह के फलस्वरूप ब्रिटिश सम्राट जो था उसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन स्थापित था, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके अपने पास ले लिया। अर्थात अब भारत का शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी न चलाकर इंग्लैंड का सम्राट डायरेक्ट चलाया करता था। तो इस तरह से कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसके कारण धीरे धीरे भारत में असंतोष व्याप्त होता गया और इस तरह से उन्होंने भारत में किस तरह से इस स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई या भारत में राष्ट्रवाद किस प्रकार से उदय हुआ, इसके बारे में चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे। धन्यवाद।